नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के उन सभी सिविल इंजीनियरिंग छात्रों के स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। और विश्वास रखिए आप ये काम कर पाएंगे अगर मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देख के अपने खुद के नोट्स बना के काम करेंगे तो, और मेरे निर्देश अनुसार काम करेंगे तो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए ये यूनिट जो 3 है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उस पर मेरा 5वां वीडियो है। मैं एक पर्टिकुलर जो वीडियो है, एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है 2016 की प्रॉब्लम है बच्चों की डिमांड पर, उसको सॉल्व कर रहा हूँ और उसको अलग अलग भागों में कर रहा हूँ। ये उसका चौथा भाग है। पहला वीडियो मेरा दूसरा था, इंट्रोडक्टरी था, वो इस चैप्टर के बारे में डिटेल में। दूसरे वीडियोस में वो प्रॉब्लम शुरू की थी, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो था, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो पहले वीडियो में मैंने आपको रिएक्शन निकालना सिखाया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करना सिखाया था। तीसरे वीडियो में शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सिखाया था। अब इस वीडियो में आपको बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन हम सीखेंगे। तो ये सीखने के लिए पहले जरूरी है कि आप बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा सीख लें पहले। बेंडिंग मोमेंट, इसको कहते हैं हिंदी में बंकन आघूर्ण। बंकन आघूर्ण हमारी लिखी हुई जो पुस्तक है ऋषभ पब्लिकेशन की, जिसकी मैंने आपको चैप्टर वाइज कुछ मैटर अपने वीडियोस का अपने ऐप के अंदर डाला है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ इंग्लिश में। मैं बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा दे रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। in a beam bending moment at any section is algebraic sum of moments of all the vertical forces either to the left or right of that section। आप इसको अच्छे से याद कर लें। मैं हिंदी में बोल देता हूं, पहले इंग्लिश में वापस पढ़ लेते हैं। In a beam, bending moment at any section is algebraic sum of moments of all the vertical forces either to the left or to the right of that section। देखिए shear force की डेफिनेशन में क्या था, वहां भी ऐसे ही था। यहाँ वहां मैंने बीम की जगह ऐसे लिख दिया था, shear force at any section is algebraic sum of moment जगह क्या था, of all the vertical forces either to the left or to the right of that section। बस। तो अब मैंने क्या किया कि shear force की जगह लिख दिया बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ मैंने algebraic sum of फोर्सेस ना करके मोमेंट्स कर दिया है। लेकिन किनका, उन्हीं वर्टिकल फोर्सेस का जिनका आपने algebraic sum किया था shear force के लिए। In a beam, bending moment at any section is algebraic sum of, अच्छा ये algebraic sum जो होता है ना, इसका मीनिंग समझो आप। इसमें कोई चीज प्लस में होती है, कोई चीज माइनस में होती है, हम प्लस माइनस करके उसको फाइनल आंसर निकालते हैं। हम नोटेशन देंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो algebraic sum of moments of all the vertical forces either to the left or to the right of that section, either to the left or to the, sorry, or
टू द और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन। यानी अगर हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा, धरन के किसी खंड पर बंकन आघूर्ण, धरन के किसी खंड पर बंकन आघूर्ण, उस खंड के बाई अथवा दाई और के सभी ऊर्ध्वाधर बलों के आघूर्णों का बीजी योग होता है। अब इसके साइन कन्वेंशन क्या होंगे? साइन कन्वेंशन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। साइन कन्वेंशंस यानी कि हम इसको कहते हैं चिन्ह निरूपण। जैसे मैंने शीर फोर्स के लिए बताया था ना, वैसे ही बैंडिंग मूवमेंट के लिए हमको तय करने पड़ेंगे और वही हम फॉलो करेंगे। फिर बता दूं, अलग अलग बुक्स अलग अलग अपने देती है नोटेशंस, और मैं वो दे रहा हूँ जो नॉर्मली सभी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर आपको मिलेगा। देखिए ऐसे क्या होता है कि अगर ये कोई सेक्शन है इस तरह से, और इसके राइट में कोई मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट में क्लॉकवाइज, राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, इसको मैं प्लस कहूंगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोलूंगा इसको मैं, प्लस। और अगर सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज है और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं माइनस कहूंगा। ये ध्यान रखना। जैसे ये पेन है हमारा, देख रहा कोई है, अगर मैं इसको इधर से यूं यूं मोड़ू, यूं पेन ज्यादा जोड़ोगे टूट जाएगा पेन। अभी अब देख रहे ये अंगुली मेरी यूं राइट में क्लॉकवाइज, ये इधर लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, ये तरह से। तो इस तरह से इसके अंदर एक उभार आ जाएगा यहाँ पे। ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार की ये हो जाएगी बेंडिंग, हॉगिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हॉगिंग। उभारो बड़े, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये अब इसमें देखिएगा उल्टा है बिल्कुल। इसमें आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए मेरे अंगूठे देखिएगा, ये अंगूठा और ये अंगूठा, मैं इसको यूं मोड़ रहा हूं, ऐसे देखिए ऐसे, ये देखिएगा इधर से अंगूठा मेरा यूं जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो अंगूठा मेरा जा रहा था यूं, दिख रहा आपको, ये जा रहा है यूं। आप देख रहे होंगे जब ये मेरे अंगूठे देखिएगा, मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूँ तो देखो सैग हो रही है, झोल पड़ रहा है इसके अंदर, झोल पड़ता है ना, जैसे तार झूल जाते हैं दो खंभों के बीच में, ऐसी सैगिंग हो जाती है इसकी, अवतलन ऐसा, इस प्रकार का। ये कहलाता है सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, इसे कहते हैं सैगिंग, SAGGING, इसे कहते हैं हॉगिंग। तो हम हमेशा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को प्लस मानते हैं और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को माइनस मानेंगे। ध्यान देना, इसको भूलना नहीं कभी भी। अब यूं तो अगर हम बार बार करने बैठेंगे सवाल के अंदर राइट में क्लॉक लेफ्ट में एंटी, तो पागल हो जाएंगे, कब तक याद रखेंगे इतना। समझने की बात ठीक है। अब आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ याद करने के लिए, ताकि आप कभी भी भूले नहीं। नोटेशन तो आपको ये देना पड़ेगा जो मैंने लिखा है। अब देखिएगा इस सेक्शन पे ये फोर्स जो लग रहा है उसके कारण ये मोमेंट ऐसा हो रहा है, कैसा, राइट में एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट में क्लॉकवाइज। चाहे मोमेंट राइट में एंटी क्लॉकवाइज है और लेफ्ट में क्लॉक है, लेकिन फोर्स तो ऊपर जा रहे हैं ना। एरो देखिए, एरो, आप एरो किधर जा रहा है, ये अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, ठीक है, वो यूं है और ये यूं नहीं है, तो ऊपर। और यहाँ देखिए राइट में क्लॉक है और लेफ्ट में एंटी क्लॉक है, लेकिन एरो नीचे क्यों जा रहा है, टुवर्ड डाउनवर्ड्स, ऐसे देखिए। तो आप इसको यूं याद रखें, ये केवल याद रखने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से नहीं है। लिखने के हिसाब में तो ये ध्यान रखना आपको, सैगिंग और हॉगिंग वाली बातें, और वही राइट में क्लॉक लेफ्ट में एंटी क्लॉक, या राइट में एंटी क्लॉक लेफ्ट में क्लॉक, लिखने की बात वही है। लेकिन याद करने के हिसाब से, सवाल को जल्दी करने के हिसाब से, आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, उस लिहाज से कह रहा हूं आपको मैं।
कि आप इसको रट लो कि अगर फोर्स नीचे लग रहा है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, अगर फोर्स नीचे लग रहा है मोमेंट माइनस में आएगा। इसको भूलना नहीं है, अगर फोर्स नीचे लग रहा है तो मोमेंट माइनस में आएगा, अगर फोर्स ऊपर लग रहा है तो मोमेंट प्लस में आएगा। ये केवल याद करने के हिसाब से, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़े, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन कहना चाहिए इसको कि टेक्निकली तो आपको याद रखना पड़ेगा सेकिंग और हॉगिंग। ये मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताया है। तो हम पहले बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखेंगे आज, और उसके बाद हम कोई दूसरी बात और करेंगे। अच्छा, एक और बात आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने शेरफुल डायग्राम बनाया था, तो आपको एक बात कही थी कि जहां पर कोई पॉइंट लोड होता है या जहां कहीं रिएक्शन होती है, वहां पे एसएफडी में यानी शेरफुल डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन आती है। हमने हमारे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कोई वर्टिकल लाइन आएगी क्या? क्या कोई वर्टिकल लाइन आएगी क्या? तो हमारा आंसर होगा, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस, मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कभी प्योर मोमेंट देते नहीं है, कोई कपल मोमेंट का देते नहीं है, तो वो वर्टिकल लाइन नहीं आएगी। वर्टिकल लाइन वही आती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहां कोई प्योर मोमेंट काम कर रहा हो, शुद्ध आगुण बोलते हैं उसको, शुद्ध आगुण, या हम कह सकते हैं इसको कि कोई बल युग्म कार्य कर रहा हो। और एक केस होता है कैंटिलीवर का, प्रासधरण कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का जो फिक्स एंड होता है ना, आबद्ध सिरा, वो आगुण लेता है, आबद्ध सिरा मोमेंट लेता है, और जो चीज मोमेंट लेगी वहां पे डेफिनेटली प्योर मोमेंट होगा और आपकी एक वर्टिकल लाइन आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन आती है कहां पर? या तो कैंटिलीवर के फिक्स एंड पर। वो हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम क्या करेंगे कि अलग अलग सीखेंगे निकालना बेंडिंग मोमेंट कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। अब देखिए, हमें जितने पॉइंट थे वहां से शुरू करेंगे। अच्छा, हमने क्या अभी आपको एक बात बताई थी, हम जब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या देखेंगे, अगर कोई फोर्स नीचे लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट माइनस में, ऊपर लग रहा है तो प्लस में। ये देखिएगा, अगर फोर्स नीचे लग रहा है बेंडिंग मोमेंट माइनस में, ऊपर लग रहा है तो प्लस में, इसको भूलना नहीं अब। अच्छा, एक और बात, आप किसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं, किसी पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे कि हम डी पे निकालना चाहते हैं, डी पर फोर्स लग रहा है 1 किलो न्यूटन, सी पे निकालना चाहते हैं, सी पर लग रहा है 20 किलो न्यूटन, इस तरह से। बी पे निकालना चाहते हैं, यहाँ पे एक जो रिएक्शन है यहाँ पर, तो उस पॉइंट पर उस फोर्स या रिएक्शन के कारण बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। उसके कारण कह रहा हूं मैं आपको, बाकी नहीं। सॉरी, बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा, मोमेंट जीरो होगा। जैसे मैं कहना चाहता हूँ 27.5 किलो न्यूटन फोर्स का इस पॉइंट पर मोमेंट कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास होता है। जिस पॉइंट से कोई फोर्स पास होता है उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का मोमेंट जीरो होता है। इसी तरह से हर उस बिंदु का मोमेंट जीरो होगा उस पॉइंट पर जहां वो लग रहा है, उस पॉइंट के अबाउट। हम शुरू करते हैं। मुझे हर बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट की गणना करनी है। आई हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अच्छा, यहाँ कहीं पर ये कोई प्योर मोमेंट नहीं लग रहा है। देखिए, प्योर मोमेंट का ये एक सिंबल होता है, तो समझ लेते हैं इस चीज को। प्योर मोमेंट की बात करते हैं। प्योर मोमेंट, इसे कहते हैं शुद्ध आघूर्ण। ये बल युग्म भी इसका एक कारण होता है, बल युग्म यानी कि कपल बोलते हैं इसको। जैसे एक ये कोई बीम है मान लीजिए, और बीम के इस पॉइंट पर मान लीजिए कि एक कोई ऐसा इस प्रकार का कपल लग रहा है। ये सिंबल है, ध्यान रखना। ये ना इस प्रकार का सिंबल, इसे बोलते हैं कपल, बल युग्म। या यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसा बल युग्म लग रहा है, ये प्योर मोमेंट कहलाते हैं। ये लोड नहीं, ध्यान रखना, दीज आर नॉट लोड्स।
ये मोमेंट शियर फोर्स पे असर नहीं डालेंगे, ये बीम को जो मोड़ते हैं ना उस पर असर डालेंगे, बीम को मोड़ने में। दीज आर कपल्स। इसी तरह से कोई ये मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर, ये देखिए यहाँ पे फिक्स एंड, ये एंड फिक्स है यहाँ पे, बाकी कई लोड लग रहे होंगे, यूरिया लग रहा होगा, जो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर ये एंड फिक्स है, और फिक्स एंड हमेशा मूवमेंट लेता है। तो यहाँ पे प्योर मोमेंट डेवलप होगा। देखिए सारे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं इस पे, नीचे। हम अगर कहें इस एंड पर इन सभी फोर्सेस का मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। देखिए ये भी क्लॉकवाइज, वो भी क्लॉकवाइज, वो भी क्लॉकवाइज। तो इन सभी मोमेंट को बैलेंस करने के लिए इस फिक्स एंड पर एक रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं रेजिस्टिंग मोमेंट या प्रतिरोधी घूर्ण। एक्चुअल मोमेंट तो लग रहा है क्लॉकवाइज, वो लगेगा इधर एंटी क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं एमआर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ये सब मोमेंट क्लॉकवाइज है, ये एंटी। ये एक्चुअली जो आप दिख रहे हैं ये वाला प्योर मोमेंट है ये। और जहां प्योर मोमेंट लगता है वहां पे बीएमडी में एक वर्टिकल लाइन आती है, हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल तो थोड़ा सा समझाना था कि ये फिक्स एंड है और ये कपल है, प्योर मोमेंट है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है, ना तो कोई फिक्स एंड है ना कोई कपल लग रहा है। तो एक बात समझिएगा, जो किनारे के पॉइंट हैं, किनारे वाले एंड वाले, जैसे देखो ये ए किनारा है, डी भी किनारा है, वहां आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मोमेंट जीरो ही होगा। एम ए बराबर एम डी, किनारा है ना ये वाला एंड, ये वो वाला एंड, यहाँ पे आपको ज्यादा लिखने, सीधा जीरो लिख दो। हाँ अगर ये फिक्स एंड होता, अगर ये फिक्स एंड होता तो जीरो नहीं होता, या वहां पे कोई प्योर कपल लग रहा होता तो जीरो नहीं होता। लेकिन कोई कपल तो है नहीं, फिक्स एंड भी नहीं है, तो दोनों मोमेंट जीरो होगी। पहली चीज पक्के से याद कर लो आप। कारण क्या, हमने क्या बताया आपको, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन, कि किसी भी जगह पर बेंडिंग मोमेंट उसके लेफ्ट या राइट के वर्टिकल फोर्सेस के मोमेंट्स की एल्जेब्रिक सम होती है। अब आप डी की जब बात करते हैं, डी पॉइंट की, तो क्या इसके राइट में कोई फोर्स है क्या? और भाई जब फोर्स ही नहीं है तो मोमेंट कहां से हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए की बात करते हैं, तो क्या ए के लेफ्ट में कोई फोर्स है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो फोर्स ही नहीं है तो मोमेंट कहां से हो जाएगा, इसलिए ए पर भी जीरो, क्योंकि ए के लेफ्ट में कुछ नहीं है। डी पर जीरो, डी के राइट में कुछ नहीं है। अब एक प्रश्न उठना आपके दिमाग में जरूरी है कि सर हम तो चलो डी पे आपने कह दिया उधर से जीरो आ रहा है, तो इधर से जीरो क्या, इधर तो फोर्स लग रहा है ना, आप निकाल के देख लो, जीरो आ जाएगा। यू कैन सी। चलो आपके लिए बताते हैं इस चीज को। मैं एम डी निकाल रहा हूँ, एम डी, मैं डी पे मोमेंट निकाल रहा हूँ। किधर से, इधर से निकाल रहा हूँ, लेफ्ट से निकाल रहा हूँ। मैंने तो राइट में तो कह दिया आपको, देखते ही जीरो आएगा, कुछ नहीं उधर। लेकिन लेफ्ट से निकालना चाहूँ तो, और निकालना चाहिए आपको भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसके बारे, मोमेंट के बारे में। अब देखिए जब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर फोर्स लग रहा है नीचे तो मोमेंट प्लस में, सॉरी माइनस लेंगे। फोर्स लग रहा है ऊपर तो मोमेंट प्लस लेंगे। फोर्स ऊपर लग रहा है, मोमेंट प्लस में। हम डी पे मोमेंट निकालना चाहते हैं लेफ्ट साइड से। ये फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर एक नीचे भाई, ऊपर है ना 15.5 का, ऊपर फोर्स के लिए मोमेंट कैसा होगा, प्लस का। तो 15.5 इंटू मोमेंट हम डी पे ले रहे हैं ना, तो 15.5 से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, डी की, 6 2 8 2 10 मीटर हो गई है। अच्छा, ये भी ऊपर ही लग रहा है, तो प्लस 27.5 इंटू 2, ये फोर्स, मोमेंट यहाँ ले रहे हैं ना, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये दोनों ऊपर लग रहे थे, इसके लेफ्ट में देख रहे हैं ऊपर लग रहा है। खैर यहाँ लेफ्ट राइट का मतलब नहीं, ऊपर लग रहा है मतलब कि प्लस। अब ये जो तीन फोर्स हैं, ये यूडीएल, ये पॉइंट लोड, ये नीचे लग रहा है, तो माइनस आ जाएंगे। पहले पॉइंट लोड लेते हैं, 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 माइनस ये यूडीएल 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 को मैं ब्रैकेट में करता हूँ। ब्रैकेट में क्यों करता हूँ, ताकि पता पड़े आपने यूडीएल को दूरी से गुणा करके टोटल लोड में कन्वर्ट किया है। ये पर मीटर है, ये दूरी है 2 इंटू 2 की। अब इसका मोमेंट लेना मेरे को डी पर, तो भाई मोमेंट तो लेते हैं, तो
जो डिस्टेंस क्या होगी, यूडीएल कहाँ लगता है, सेंटर में लगता है इसका पॉइंट ऑफ एक्शन, इसका ना सीजी। आपको कहा था मैंने, ये जो लंबा है फोर्स 2 मीटर लंबा आयताकार रेक्टेंगुलर, इसकी सेंटर में होती है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 की आधी 1 मीटर। तो इंटू में इसको 2/2 कर देता हूँ। अब ये यूडीएल देखो आप, माइनस कितना है, 3 × 6 इंटू 6 क्यों किया, ये पर मीटर 3 है और 6 मीटर है, तो 3 × 6 हो गया। इंटू दूरी, मोमेंट मुझे यहाँ लेना है डी पर, तो दूरी थी ये इस यूडीएल की सीजी की, यहाँ से ये यूडीएल शुरू होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दूरी तो आपको पूरी लेनी पड़ेगी। ये मैं इस यूडीएल की बात कर रहा हूँ, तो ये दूरी आपको पूरी लेनी है। कितनी है, 2 और 2 4, 4 तो आपको लेना ही है, 2 और 2 4। यहाँ इसका आधा मत कर देना, हम इसकी बात कर रहे हैं तो आधा उसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे, तो पूरी दूरी आएगी 2 + 2 4। और ये दूरी 6 थी, हमें इसका सीजी तक पहुंचना है 3 तक, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6/2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, डेफिनेटली 0 आ जाएगा। देखो करके 15.5 × 10 करो तो 155 आएगा, 27.5 × 2 करो तो 55 आएगा, 20 × 4 करो तो 80 आएगा, माइनस ये 2 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, माइनस 3 × 6 18, इंटू ये 6/2, 3 और 4 7 हो जाएगा। 155 और 55 कितने हो जाएंगे, 210, माइनस 80 और 4 कितने हो गए, 84, और माइनस के 7 × 56, 7 × 56 के 6 असल की 5, 7 × 7 और 5 12, और देखो 210 माइनस, और 126 में 84 जोड़ेंगे तो ये 210 ही आएगा मेरे ख्याल से। 6 4 10 असल की 1, 8 2 11 असल की 1, 2 0, ये देखिए 0 आ गया ना। अब मैंने आपको पहले कह दिया, डी के जो राइट में कोई फोर्स नहीं है, जब फोर्स ही नहीं है तो मोमेंट कहां से हो जाएगा। तो मैंने लेफ्ट से बता दिया आपको, लेफ्ट से बताएंगे तो 0 है। आप कहेंगे सर ये एक तो आपने लिए ही नहीं, अरे भाई एक तो डी पर लग रहा है, और जो फोर्स किसी पॉइंट पर लगता है तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का मोमेंट 0 होता है। ऐसे ही आप, मैंने कहा था ना ए पर 0 है क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो राइट से निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे मैंने अभी निकाल के बताया ना, ए पे, डी पे सॉरी, ऐसा आप ए पर भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा, पर ए पे निकालते वक्त तो 15.5 का मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो ए से पास हो रहा है। अब हमने आपको ये बात समझा दी कि जो किनारे के पॉइंट्स हैं ए और ये वाला डी, यहाँ पर आपके डेफिनेटली 0 मोमेंट आ गए। अब कितने पॉइंट बचे आपके पास में, 3, बी सी ई। बी और सी तो मेन पॉइंट्स है, ये आपका वो पॉइंट है जहां आपने देखा था शेरफोर्ड डायग्राम, आपको साइन चेंज कर रहा था, तो वहां पर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, नाउ एम बी। अब मोमेंट में आपको एक राय देता हूं कि जिधर से आपको दिखता है जिस साइड में फोर्सेस कम है वहां से निकाल लो, क्योंकि लेफ्ट राइट निकालो आंसर वही आना है। तो जिधर फोर्सेस कम होते हैं ना, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। बी भी निकालना है, तो बी पे मैं क्यों लेफ्ट से निकालूं, इतने ज्यादा फोर्स आएंगे, 1 2 3, राइट में तो 2 ही है बस, ये तो मैं राइट से निकाल लेता हूँ। बी पे मोमेंट निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बी पे राइट में, ये एक नीचे लग रहा है ना, नीचे बोलो -1 इंटू दूरी कितनी है 2, यूनिट क्या हो जाएगी 2 × 2 -2 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा ये मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट, तो किलो न्यूटन मीटर। बी पे आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी पूरा कहाँ किया मैंने, ये तो अभी इसका निकाला, इसका निकालना पड़ेगा अपन को, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ये मैं पूरा आंसर कैसे निकाल दिया अभी, अभी तो मैंने आधा काम किया है, पूरा तो किया ही नहीं। मेरे पास तो ये व्हाइटनर है, लेकिन एग्जाम में व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये माना नहीं जाता है, गलत है। परीक्षा भवन में व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है, ध्यान रखना। तो उस केस में आपको पूरा इसको काट के नया लिखना चाहिए, ओवर राइटिंग कभी नहीं करनी, नेवर ओवर राइटिंग। तो बी पे मोमेंट निकालना था मेरे को, तो -1 × 2। अब ये यूनिट भी तो है यहाँ से यहाँ तक का, तो वो भी तो नीचे लग रहा है,
तो माइनस कितना यूडियल 2 किलो न्यूटन पर मीटर। दो दूरी कितनी है ये 2। अभी मोमेंट नहीं बना है, अभी तो मैंने इस पर मीटर को कुल में बदला है। ब्रैकेट में जो लिखते हैं हमेशा टोटल लोड होता है और वो यूडीएल को दूरी से गुणा करके प्राप्त होता है। अब मोमेंट के लिए क्या होगा, इसकी सीजी यहाँ है, मोमेंट का ले रहा हूँ बी पर, बी से इसकी सीजी कितनी दूर होगी 2 क्या थी 1, तो यहाँ मैं इसको 2/2 लिखूंगा। ये आ गया मोमेंट एट बी बराबर माइनस 2 एकम 2 माइनस ये 2 कट जाएंगे, एक आ गया 2 दूनी 4, 2 और 4 6, तो माइनस का 6 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा माइनस का 6 किलो न्यूटन मीटर आ गया बी पे। सी पे निकाल लेते हैं, सी पे निकाल लेते हैं। सी पे कैसे निकालेंगे वही देखेंगे राइट में ही। तो देखो माइनस का 1 × 4 ये 1 × 4, माइनस का 1 × 4 ये यूडीएल है ना। तो माइनस देखो जो नीचे लग रहा है माइनस, लोड नीचे है माइनस, ऊपर है प्लस, ये आपको समझा चुका हूँ। तो माइनस यूडीएल कितना है 2 × 2। इस बार आप कहीं ये 2/2 मत कर देना, हमें मोमेंट सी पर लेना है। वी हैव टू टेक मोमेंट एट सी। तो सी से दूरी नापनी है किसकी, इस यूडीएल के सीजी की। ये यूडीएल शुरू यहाँ से होता है खत्म यहाँ होता है, तो इसकी सीजी सेंटर में ही आएगी। इस सेंटर दूरी नापनी है यहाँ से, क्योंकि मोमेंट हम सी पे निकाल रहे हैं, हम मोमेंट सी पे निकाल रहे हैं, तो सी से नापनी है। तो 2 तो ये हो गई, और ये 2 की आधी 1 होती है, तो कैसे लिखेंगे 2 + 2/2। अभी मोमेंट सी पे निकाल रहे हैं, तो राइट में देख रहे हैं अपन, हमने ये ले लिया ये ले लिया। अभी ये पॉइंट लोड यानी रिएक्शन ऊपर लग रही है, ये प्रतिक्रिया रिएक्शन ऊपर है, ऊपर का मतलब प्लस कितना है 27.5, तो फोर्स है रिएक्शन वाला, और मोमेंट यहाँ रहेंगे, दूरी कितनी हो जाएगी 2 × 2। ये लॉजिक हो गया, हो गया। तो कितना आ गया माइनस का 1 × 4 4, माइनस का 2 दूनी 4 इंटू ये 2 में 2 का भाग 1 + 2 3, प्लस का 27.5 का दुगना करो 55। तो ये माइनस का 4, माइनस का 4 × 3 = 12, और प्लस का 55, तो प्लस का तो है 55 और माइनस का है 16। घटाओ 55 में 16 घटाओ तो 39 किलो न्यूटन मीटर आ गया, 39 किलो न्यूटन मीटर आ गया प्लस का सी पर। अच्छा आपके दिमाग में अगर ये आता है कि मैं लेफ्ट से निकालता तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही आता। चलो देख लो, आपको बीच बीच में अगर आपको बहुत अच्छी विश्वास प्राप्त करना अपने आप के ऊपर, तो आप घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में ये काम नहीं करना है, आप इतना विश्वास पे भर जाएंगे कि कभी गलती होगी ही नहीं। मैं सी पर मोमेंट फिर से निकाल रहा हूँ, यही आना चाहिए। ये किधर से निकाला था मैंने, ये मैंने आर लिख देता हूँ, यानी राइट से निकाला था, यानी सी पे मोमेंट मैंने राइट से निकाला था। इस बार सी पे मोमेंट में एल यानी लेफ्ट से निकाल रहा हूँ, और यही आएगा, प्लस का 39 ही आएगा सी पे। ये देखो आप, ऊपर लग रहा है ना, ऊपर लग रहा है मतलब मोमेंट प्लस में लेंगे। 15.5 इंटू दूरी कितनी है ये 6, 15.5 इंटू 6, ये 15.5 इंटू 6 सी पे निकाल रहा हूँ मैं, तो दूरी 6 है ये इस पॉइंट की इस चीज तक। और ये यूडीएफ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, नीचे लग रहा है, नीचे का मतलब माइनस कितना 3 पर मीटर है। सी पे मोमेंट ले रहा हूँ भाई, और पूरा यूनिट लगा हुआ 6 मीटर का, तो 3 × 6 और इंटू 6/2। क्यों, क्योंकि यूडीएल यहाँ से यहाँ तक है, सीधी यहाँ आएगी तो दूरी सी से नापनी, तो ये 3 हो जाएगी। तो 15.5 को 6 से गुणा करते हैं, तो 15 × 3 = 90, और आधा 3 3 90 और 3 93 हो गए, माइनस ये 2 × 6 3 × 18 × 54, घटाओ 54 93 में से, तो 13 में से 4 गए तो 9, और
उसके बाद आप देखेंगे 8+5 गया तो 3, ये 39 आ गया। सेम आया कि नहीं आया? ऑफकोर्स बिल्कुल वही आया, एग्जैक्टली देखिए आप। एकदम सेम है। ये भी 39 आ रहा था, ये भी 39 +39 +39। ये मैंने सी भी निकाला मोमेंट, राइट साइड से ही निकाला मैंने, लेफ्ट साइड से, दोनों आंसर ही क्या रहे। तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी भी निकाला, अब किसमें निकालेंगे? ए में निकालने की आवश्यकता नहीं है। ए पर तो आपको पता ही है, मैंने शुरू में बता दिया, ए में एम ए और एम डी जीरो है, ए और डी पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होते हैं। अब ई पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट था जहाँ पे एस एफ डी अपना साइन चेंज कर रहा था। अब ई पे निकालते हैं, एम ई पे निकालते हैं। अब ई पे हमें उधर से क्यों निकालूं? इतने सारे रोड देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। वैसे भी हमने दूरी यहाँ से नाप रखी है 5.167, इधर से लेंगे ना। ध्यान देना, अब ई पे निकाल रहा हूँ तो ये पूरा यूडीएल काम में नहीं आएगा। ई की बात चल रही है, ई की। छिपा दो, ई पे अपना हाथ रख दो, ये काम आएगा, ये दूरी काम आएगा। ये 6 नहीं है, 6 तो यहाँ तक सी तक है, हमें ई तक ही लेना है। ये 5.167 जो याद करो, हमने पहले निकाली थी पिछली वीडियो के अंदर, वो ये है। तो एक ही बात चल रही है ना, यहाँ लेंगे पहले। ये 15.5 ऊपर, मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ, 15.5 ऊपर। ऊपर का मतलब क्या होता है? प्लस इंटू 5.167, 5. मैं इसको 1666 कर देता हूँ ताकि आंसर एग्जैक्ट आए। प्लस का आ गया, माइनस का मोमेंट यहाँ लेना है 3 इंटू ई भी ले रहे हैं अपन, तो ये इंटू। यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूँ, आपने नोट किया होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती से 6 ही लिख देते हैं। अरे वो 6 यहाँ तक है, सी तक है, ए तक नहीं। ए तक तो ये 5.167 ही है। हम मोमेंट ई भी ले रहे हैं, तो ई के लेफ्ट में देखेंगे तो ये 5.167 है। ये यूडीएल कितना है पर मीटर? 3 किलो न्यूटन। तो 3 को गुणा करना है। 3 तो शायद मैंने लिख दिया था यहाँ पे ना, सॉरी। 3 तो मैं एक्चुअली लिख चुका था। तो 3 इंटू 5.167, 5.166 करता जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंटू भी करना पड़ेगा ना। इंटू कैसे करें? देखिएगा, ये दूरी है 5.1667, और दूरी ये यूडीएल है जिसका सेंटर के बीचों बीच में आएगा। दूरी हमको ई से नापनी है, ये पूरा यूडीएल है यहाँ से यहाँ तक का। तो जो भी दूरी ये है ना 5.1, इसका आधा हो जाएगा बस। इंटू 5.1667 का आधा कर दो। अब ये आप जब करेंगे कैलकुलेशन में, आपको करके बता देता हूँ। मेरी आदत है इस प्रकार से करने की, आप भी देख लीजिएगा। 15.5 इंटू 5.1667 है ना। मैं क्या करूंगा, 5.1 और ये खूब सारे छह लगा दूंगा। अपने कैलकुलेटर में क्या फर्क पड़ता है भाई, काम तो गुणा भाग कैलकुलेटर कर रहा है आपका। ऐसा कर दिया मैंने, इजिकल टू आ गया। कितना आ गया? ये आया आपके 80.083, 80.083, 80.08। एक्चुअली वो 0.8333 आ रहा था, और माइनस। अब यहाँ देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको भी सीखना चाहिए इससे। यहाँ देखेंगे 5.166 चला, वो 2 बार आ गया गुणे में, स्क्वायर हो गया ना। तो देखिएगा 5 पॉइंट, यहाँ भी मैं 16666 खूब सारा कर देता हूँ। अब ये इंटू में तो स्क्वायर कर दूं, तो ये देखो स्क्वायर दबा दिया मैंने, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। और इंटू 3/2, तो 3/2 तो 1.5 होता है, तो इंटू 1.5 कर देंगे। तो ये आपके आ रहा है 40.04, 40.04 कुछ आ रहा है, 40.04, 16666 से कुछ आ रहा है, 167 कर दो ना, किलो हो गया। और अब मैं इसको घटाऊंगा तो ये आपको मिलेगा एम ई बराबर। अब देखिएगा मैं वापस से कर रहा हूँ, ये 80 पॉइंट याद कीजिए, वो 0.8333 था। 80.083333 माइनस 40.04,
एक 6 6 6 6 एक 6 6 6 6 कर देते खूब सारा, तो वापस वही आ जाएगा 40.0416, आधा है एक्चुअली, इसका आधा ही है बिल्कुल। तो ये 40.0416 आएगा, तो एक 7 कर देते हैं किलो न्यूटन मीटर। ये हमने सारी कैलकुलेशन कर ली बेंडिंग मोमेंट की। इस क्वेश्चन में जितने भी आपके पॉइंट थे मेन दो, तो ये शुरू और आखिर के पॉइंट, यहाँ तो बेंडिंग मोमेंट 0 होना ही है, और बाकी 3 पॉइंट ये थे, 1 2 और 3। हमने इन तीनों पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। अब इन बेंडिंग मोमेंट के आधार पर हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगले वीडियो के अंदर, ताकि आपको अच्छे से हर चीज समझ में आए। मैं बहुत ध्यान रखकर हर चीज को कर रहा हूँ, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ ले, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। और इसके साथ ही अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।